उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश कर चुके हैं। ये पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। शाम के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोशनार और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में चल रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में नई योजनाओं, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। धामी सरकार ने इसे संतुलन मॉडल पर आधारित बजट करार कर दिया है। इससे समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, तेज विकास, नई सोच, उन्नत गांव शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यूनीकरण व्यवस्था पर प्राथमिकता दी है। खास बात तो यह है कि बजट में विकास की दिशा को केदार और मानस थीम के तहत तय किया गया है, जिसमें कौशल विकास, इकोलॉजी संरक्षण, धरोहर संरक्षण और अवसंरचना निर्माण के साथ ही रिवर्स माइग्रेशन पर विशेष फोकस है। सरकार ने इस बजट को विकास, रोजगार, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित किया है। विभागवार बजट को देखें तो शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 542 करोड़ 84 लाख, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 146 करोड़ 30 लाख और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र की बात कर ली जाए तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 195 करोड़ 46 लाख और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 126 करोड़ 37 लाख प्रस्तावित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेयजल विभाग को 1,827 करोड़ 91 लाख और ग्रामीण विकास विभाग को 1,642 करोड़ 20 लाख और शहरी विकास विभाग को 1,401 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग के लिए 1,609 करोड़ 43 लाख और लोक निर्माण विभाग के लिए 2,501 करोड़ 91 लाख का बजट रखा गया है। इसके अलावा जेंडर बजट करीब 20,000 करोड़ का रखा गया है। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब भी कोई उत्सव हो, कोई प्रमुख कार्यक्रम हो या देश विदेश में वो कहीं भी हो, तो हमारे राज्य को अवश्य उनका वो स्मरण में रखते हैं और उनका स्मरण हमारी सभी प्रकार की जो सहायताएं हमको भारत सरकार से प्राप्त होती हैं उन सब में दिखाई देता है और हमको आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिसके कारण से हम ये 1,11,700 करोड़ का ये बजट हम प्रस्तुत कर पाए हैं। और इस बजट में भारत सरकार ने जो केंद्रीय करों में राज्य के अंश के अंतर्गत लगभग 17,400 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लगभग 18,451 करोड़ की प्राप्ति सम्मिलित है। इसमें प्रमुख केंद्र घोषित योजनाओं में भी प्रावधान किया गया है और BVG रामजी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं रोजगार मिशन के लिए 705 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का और जल जीवन योजना, जो कि हर घर से नल पहुंचाने के लिए एक बहुत आवश्यक, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस योजना के लिए 1,342 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं अगर संक्षिप्त में कहूँ तो ये बजट सर्वसमावेशी है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1,327 करोड़ रुपए का
अन्नदाता योजना के लिए 13,300 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 25 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 298 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए शहरी विकास के लिए 56 करोड़। युवा कल्याण, इसमें युवाओं के कल्याण के लिए हमने विशेष इसमें फोकस किया है, क्योंकि युवा शक्ति हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी हमारी पूंजी है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में इस अमृत काल में युवा हमारे बहुत महत्वपूर्ण, जिनको विकसित भारत बनाने में अपना हर दृष्टि से योगदान देना है, तो हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए शिक्षा एवं खेलकूद के लिए इसके राजस्व मद में हमने 11,871 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 888 करोड़ का प्रावधान किया है। देखिए, सरकार का ये बजट, धामी जी का ये बजट, 1 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट अपने आप में बहुत कुछ है। मैं समझती हूँ कि पूर्व के आंकड़े देखेंगे तो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट जो है ये प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में खास बात जेंडर बजटिंग का विशेष ध्यान दिया गया है। हर विभाग में महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके कल्याण के लिए बजटीय व्यवस्था रखी जाए, इसको सुनिश्चित किया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बजट में पूरी व्यवस्था दी गई है। खेल को भी पूरी व्यवस्था मिली है। इसी प्रकार से हमारे तीर्थाटन के क्षेत्रों को भी इसमें पूरी व्यवस्था मिली है। तो बजट हर सेक्टर को गया है, जो कि बहुत अपने आप में एक संतुलित बजट है। और मेरे को ये कहते हुए खुशी है कि जिस प्रकार से बजट से पूर्व चर्चा और सुझाव जैसे जन जन के लिए गए थे, उसका इसमें पूरा संकलन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगी कि ये संपूर्ण बजट जो है जन भावना के अनुरूप है और एक गरीब व्यक्ति को समर्पित बजट है। ये सिर्फ आंकड़ों का और किताबी बजट है, ये अखबारी बजट है, ये धरातल में कहीं उतरने वाला बजट नहीं है। जो सरकार महिला शक्ति की बात करती है, करोड़पति बहनों की बात करती है, महिला स्वयं सहायता समूह को गाड़ियों में भरकर रैलियों में ले जाती है, स्वयं सहायता समूह को क्या बजट देंगे उसमें नहीं है। हमारी जो आशा आंगनवाड़ी भोजन माता है, उनको बजट में क्या राहत मिलेगी, उनके लिए बजट में क्या प्रावधान है, उनको कैसे सशक्त करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को जो है बात करने वाली सरकार, बेरोजगारी भत्ते की कहीं इसमें व्यवस्था नहीं है। शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, अंतिम छोर के बच्चे तक कैसे शिक्षा को ले जाया जाए, पहाड़ों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां आज भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बदहाल हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का है। सरकार सिर्फ अपनी पीठ खुद थपथपाएगी, लेकिन धरातल में कुछ उतरने वाला नहीं। तो जरा अब बजट को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए भी 600 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भी पूंजीगत मद से लाखों रुपए बढ़ाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को भी 1,491 करोड़ की यहां पर सहायता के रूप में प्रावधान किया गया है। तो ग्रामीण विकास विभाग को भी यहां पर बढ़ाया गया, शहरी विकास विभाग को भी यहां पर बड़ा प्रावधान दिया गया है। लाखों में ये प्रावधान है। तो सड़कों के लिए भी 1 लाख के पार जिस तरीके से व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों को यहां पर प्रदेश के विकास के लिए तमाम चीजों को जोड़ने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर महिलाओं के पिटारे में डालने वाली तमाम योजनाओं में अब पूरी तरह से विकास को एक नई महत्वता दी गई है। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना हो या फिर वृद्धा, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन मद में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। शहरी निकायों को भी यहां पर बढ़ाया गया है। करोड़ों की सहायता और करोड़ों का प्रावधान इस दौरान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी विकास को नई दिशा मिलेगी और वाइब्रेंट विलेज विस्तार के लिए भी 51 गांव को चिन्हित किया गया है और उसके लिए भी एक नया बजट यहां पर जारी किया गया है 40 करोड़ का, और इसके तहत अब विकास होगा। पशुपालन विभाग के लाभार्थी योजना के लिए भी करोड़ों का प्रावधान यहां पर तैयार किया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए तो नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए भी बजट 25 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर पेश किया गया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की भांति 10.41% ये बजट बड़ा है, ये संख्या बड़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार बजट बड़ा है, विस्तार बड़ा है, योजनाओं में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन इससे कैसे प्रदेश का विकास होगा, कैसे इन पैसों का यूज होगा, कैसे इसको विकास के लिए जोड़ा जाएगा, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर नारी सशक्तिकरण के लिए भी पिटारे को देख लिया जाए तो वो बहुत बड़ा पिटारा खुला है। तो प्रधानमंत्री
योजनाओं के तहत जिस तरीके से मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, बता दें कि योजना अंतर्गत 25 करोड़ रुपए यहां पर बढ़ाए गए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना अंतर्गत 30 करोड़ यहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए भी 13.44 करोड़ और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत 15 करोड़। तो ये आंकड़ा लगातार प्रेषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए भी 8 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। निराश्रित विधवों की यहां पर पुत्रियों के लिए भी विवाह के लिए करोड़ों रुपए यहां पर प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा कहा गया था कि 30% बजट का हिस्सा महिलाओं के लिए, मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा था जेंडर बजट के लिए बढ़ाया जाए और वो हिस्सा जेंडर बजट के तहत महिलाओं को एक तरह से दिया जाए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए काफी हद तक 19 से 20% जो बजट का हिस्सा है वो महिलाओं के खाते में जाता हुआ दिखा, जहां पर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के विस्तार के लिए इन बजट के प्रावधान को यहां पर जोड़ा गया है। तो समझिए जरा आखिरकार बजट का पैसा कहां कहां किन किन योजनाओं के विस्तार के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि लोग, जनता इनसे ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ ले पाए। बजट आम जनता के लिए खुलकर रखा गया है, खासकर महिलाओं के लिए। इसे जेंडर बजट के तहत विस्तार करते हुए उन योजनाओं के पेटारों में डाला गया है। तो अब आखिरकार युवाओं के लिए क्या कुछ है उस पर भी हम फोकस करते हैं। और उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत भी 3.34 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए भी 60 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए भी 10 करोड़ और ये संख्या देखिए बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए भी 62 करोड़ के लगभग यहां पर दिया गया है। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए भी 155 करोड़, शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान 10 करोड़। तो ये संख्या देखिए जरा, सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना 10 करोड़ और इसके अलावा बजट में युवाओं पर उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए भी 3.34 करोड़ का अब प्रावधान इसमें कर दिया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर युवाओं पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है और जो स्वरोजगार के लिए नए आयाम खोज रहे हैं उनके लिए भी इसमें बजट शामिल किया गया है। तो ऑल ओवर अगर बजट को देखा जाए तो कैसे समझा जाए, आज इस पर हम लोग बजट पर चर्चा करने वाले हैं। बजट पर बहुत लंबी चर्चा होने वाली है और ये महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आखिरकार क्या कुछ है बजट में शामिल, किसको बजट से फायदा पहुंच रहा है और किसको बजट में खामियां नजर आ रही हैं, आज इस पर खुलकर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूं। राजेश्वर पैनोली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। प्रमोद कप्रमान शास्त्री जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट यूकेटी के उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। और राजेंद्र बिष्ट जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेंद्र बिष्ट जी आपसे करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट यहां पर पेश किया गया है, क्या सिर्फ कैलकुलेशंस में फर्क है या फिर योजनाओं का विस्तार भी हुआ है? पूरे बजट को किस तरीके से देखा जा रहा है? जहां तक आज जो बजट हमें जो जिस तरह से लग रहा था, कल इकोनॉमिक सर्वे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का आया था उससे बहुत क्लियर कट था कि बजट बहुत ही ज्यादा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होने वाला है। और आप ये समझिए जिस तरह से मतलब जो ग्रोथ जो डेटा हमारे पास थे पिछले 3-4 सालों से 2021 के बाद 2025-26 तक के, उन डेटा से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड जो राज्य है वो जो है एक बहुत अच्छे ग्रोथ रेट से जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। और उसमें जो भी मतलब फिजिकल एक जो प्रूडेंस अपनाया है उत्तराखंड गवर्नमेंट में, उससे ये देखने को मिला है कि ग्रोथ के साथ साथ अगर आप ये देखें कि किस तरह से जो है मतलब एक फिजिकल जो पॉलिसीज है उनको जो है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और जिस तरह से हमारा यूनियन बजट अभी आया था फरवरी में, और आप ये देखें कि उस टाइम पे भी ये बहुत क्लियर कट था कि जिस तरह से यूनियन बजट में एक एक चीज को बहुत क्लियर कट और एक डायरेक्शनल बजट जो है माना गया, उसके ही बेस पे जो है उत्तराखंड का बजट हमें दिखाई दे रहा है। भले ही वो हिंदी में और बहुत सारी चीजों में जो है उसको एक जोड़ा गया है, लेकिन मैं इसको एक एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको नो फिजिकल डेफिसिट बजट जो है कहने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 1,11,703 करोड़ का जो है अनुमानित जो है व्यय होगा
और अगर आप टोटल रिसीव देखें वो करीबन 1,10,143.13 लाख करोड़ का है, जो कि अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम जो है इस तरह बढ़ रहे हैं कि जो एक डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने आप को एक इकोनॉमिक जो है उसको भी जो है कंटेंट कर रहे हैं हर चीज। और जिस तरह से बजट से एक एक पॉइंट को छुआ है, चाहे उसमें अगर आप समझ लो छोटी छोटी बातों से लेकर साइबर सिक्योरिटी से लेकर, अगर हम पेडेस्ट्रियन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, संस्कृत विद्यालयों की बात करते हैं, वेलनेस सेंटर की बात करते हैं, चाहे ग्रामीण विकास की बात करते हैं या आवास विकास की बात करते हैं, मतलब गांव से लेकर शहर के बीच में छोटी छोटी चीजों के जो है उसमें जो है प्रपोजल उसमें दिया गया है। और अगर हम ये देखें कि इस सब चीज से जो मतलब इवन पेयजल योजनाएं होगी, आवास योजना होगी, नगरीय अवस्थापन हो गई, रोजगार सृजन हो गए, IT अपग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीजों पे अगर हम ये देखें, इवन जो मतलब स्टार्टअप है, स्टार्टअप पॉलिसी पर जो है एलोकेशन करना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सिर्फ रेवेन्यू ही हमारा नहीं बढ़ा स्टेट का, बल्कि सेंटर से भी जो हमें मतलब जो कराधान हमें आते, जो हमारा अंश है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत एक संतुलित बजट है, बड़ा कम्प्रिहेंसिव बजट है, और इसमें जो है ग्रोथ के एस्पेक्ट बहुत हाई लग रहे हैं और इसको बड़ा बैलेंस होकर बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पेशली जो है उस टीम को, जिन लोगों ने बजट को छोटी छोटी इंट्रिकेसी को समझकर एक समग्र विकास और आत्मनिर्भरता का जो है बजट के रूप में इसको प्रस्तुत किया। ठीक है राजेंद्र मिश्र जी, यानी कि आपका कहने का तात्पर्य यही है कि इकोनॉमिक सर्वे यही बताता है कि ऑल ओवर बजट को इस तरीके से बनाया गया। हालांकि बजट पहले के अगर देखा जाए मुताबिक तो 10% ज़्यादा रहा है, लेकिन उन पैसों का सही तरीके से बजट का इस्तेमाल हर एक पहलुओं पर किया गया है, जिससे कि प्रदेश का विकास पूरी तरह से सुदृढ़ हो पाए। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका में पहले ही दिन नजर आ जाती है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है, आप गो बैक के नारे लगाने लग जाते हैं, राज्यपाल गो बैक। आखिरकार क्यों? क्या आप राज्यपाल का अभिभाषण भी सुनने को तैयार नहीं है? तो आखिरकार सत्र को कैसे यहाँ पर गरिमा में रखते हुए सुनेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो वहाँ पर जो है आप कह रहे हैं कि राज्यपाल गो बैक का जो उन्होंने नारा लगाया, कांग्रेस की शुरू दिन से मांग है कि इस सत्र को आपने इसको 1,11,300 कुछ करोड़ का 703 करोड़ का कुछ किया है, इतना भारी भरकम आपने इसको किया है, और तो आप इस पे थोड़ा चर्चा इस पे कर लीजिए। ये ऐसा ना हो, कांग्रेस को आशंका है कि ऐसा ना हो कि हर बजट की तरह ये बजट भी जो है खाली कागजी बजट हो। और देखिए, आप 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया, हर बार करोड़ों का बजट इस प्रदेश के अंदर कागजों में आता है, लेकिन उत्तराखंड की जो स्थिति है उसको आप देखें, उत्तराखंड की स्थिति लगातार दयनीय हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्वयं की स्थिति है वो देखिए आप, उनके जो ऑफिसों की जो चमक है, तो कि कहीं ये तो नहीं है कि ये बजट का जो पैसा है तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के काम आ रहा हो। अब अगर ये इतना भारी भरकम अगर ये बजट है तो निश्चित रूप में ये बजट जो है धरातल पे दिखना चाहिए। आप बताओ, इतने लोग हम इस पैनल पे बैठे हुए हैं, प्रदेश के लोग, आप पूछ लीजिए कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था, प्रदेश के अंदर सड़कों की व्यवस्था, प्रदेश के अंदर आप बताएं इतने बड़े अभी हम इस बजट को देख रहे थे, अभी पूरा जो है आपके चैनलों के माध्यम से हमने कई सारी डिबेट की जिसमें जो है मानव और जंगली जानवरों का जो संघर्ष था, उसमें बताओ कहीं अगर जो कहीं कोई अगर लेकिन प्रवान जी, इन सब बातों पे डिस्कशन तो सत्र में ही होगा ना। अब जब आप सत्र में बैठेंगे ही नहीं, वॉकआउट कर जाएंगे और गो बैक राज्यपाल के नारे लगाने लग जाएंगे, तो सत्र को सुनेंगे कैसे? 4 दिन के बजट में, 4 दिन के सत्र में आप बोरिया बिस्तर लेके आप जो है गैरसैंण जाते हैं, तो आपको वहां 15 दिन 20 दिन का सत्र करने में क्या दिक्कत है? अब आज ही आपने जो है बजट पेश किया और आज ही उस पर चर्चा शुरू कर दी। अभी उसमें जो है आपने परिचर्चा पूरी उसमें शुरू, अब राज्यपाल उसको पूरे पढ़ भी नहीं पाए थे। तो देखो, कांग्रेस के जो आशंका है, कांग्रेस को की आशंका ये है, कांग्रेस ये चाहती है कि ये बजट लोगों के हितों का बजट है, लोगों के विकास के लिए बजट है। आप जिस तरह से और बजटों का जो है आपने देखा विधानसभा में माननीय सदस्यगणों ने कहा कि भाई 20-20% तो जो है सीधे ही जो है हमारी विधायक निधि से ही कट जाता, तो ये प्रदेश भ्रष्टाचारी
भ्रष्टाचारियों के हाथ में ठीक है। है। तो इसलिए जब भ्रष्टाचारियों के कप्तान हाथ में ये प्रदेश होगा तो ठीक है। कांग्रेस एक प्रमुख आती हूँ विपक्षी आपके दल पास। होने के नाते उसको अपनी भूमिका अर्जित करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी लेकिन मैं निशी भूमिका- आपको बता दूं, ये हाँ। 2027 चुनावी बजट है, धामी जी का अंतिम बजट है, और ये बजट जो है उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है बल्कि एक कागजी बजट है। लेकिन कप्रवाणी जी, अभी सत्र शुरू हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार ने ये तो नहीं कहा ना कि हम अगर सवाल ऐसे रहे तो हम आगे सत्र नहीं खींच सकते। ये भी तो कहा जा रहा है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन विपक्ष सुने तो वॉकआउट कर जाएगा, तो सुनेगा कैसे कोई? 9 वर्षों से हम देख आप रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण नहीं सुनते, ये तो अपमान है साफ तौर पर। आपको सुनना चाहिए इतना, आप वहां से वॉकआउट कर गए। आती हूँ आपके पास कप्रवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी आती हूँ को 9 आपके पास वर्षों से शांति देख रहे हैं। प्रसाद जी, आपके पास आती हूँ। शांति प्रसाद जी, विपक्ष के साथ साथ अब यूकेटी का भी अहम रोल देखने को मिला, जहां पर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस द्वारा उन्हें रोका जाता है यूकेटी कार्यकर्ताओं को, और वहां पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल तक करना पड़ गया। आखिरकार यूकेटी के कार्यकर्ताओं को चाहिए क्या था, जो इतना विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है? बहुत सही सवाल आपने किया है। आज सदन में जो है गैरसैंण में 1,11,370 करोड़ का बजट पास हुआ है। सभी कह रहे हैं भारी भरकम बजट पास हुआ है। ऐसे ही बजट हर साल होते हैं, मगर उसकी धरातलीय स्थिति क्या है आम उत्तराखंड का जनमानस जानता है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि यूकेडी को आखिर ये प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं विधानसभा घेराव के। इसके पीछे की सच्चाई आज आपने अपने पहले उद्बोधन में ही बता दिया कि कांग्रेस ने धामी जी के इशारे में पहले ही दिन सदन ना चले, बाहरी गबन, गो बैक, नहीं चलेगी, नहीं सुनेंगे। फिर क्या होगा? अगर नहीं चलने देना था तो बजट अनुपूरक पास नहीं होने देते, तब तो हम मानते कि ये आप इसके आपका असंतोष है। आपने वहां पे बाहरी गमन का मतलब कल तमाम विधायकों को जो है देहरादून वापस आना है। 5 दिन की जगह 3 दिन में निपटा के वापस आ जाएंगे। और ये नौटंकी पिछले 25 सालों से लगातार उत्तराखंड में हो रही है। यही कारण है कि उत्तराखंड की दयनीय स्थिति इतनी हो गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बजट पास कर दिया। LUCC की एक महिला श्रीनगर से सरस्वती देवी राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गई कि उत्तराखंड की गरीब महिलाओं का पैसा लूटकर एक अग्रवाल भाग गया, कैसे केंद्र सरकार ने भागने दिया उसे, हमारा पैसा हमको दिलाया जाए। राष्ट्रपति से भी नहीं मिलने दे रहे। यहाँ यूकेडी अपनी बात कहने जा रही कि उत्तराखंड में बेरोजगारों के साथ अन्याय हो गया, इसके लिए माननीय जो राज्यपाल महोदय ज्ञापन ले लो। हमारे को ऐसे लठियाया वहां पर जैसे हम कोई उत्तराखंड के नेता ना होकर कोई गुंडे मवाली हो। आप ये बताइए, जिन विधायकों को ठंड लग रही उनकी निर्लजता देखिए। वो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को जो है वाटर कैनन मार के जो है उस ठंड में जो है परेशान कर रहे। कहने का मतलब है हमने क्या कहना था वहां, हम यही तो कह रहे थे कि यूसीसी आपने लागू कर दिया, आप सनातन धर्म की पार्टी हो, ये लिविंग रिलेशन खत्म करो, सनातन संस्कृति पर पलीता मत लगाओ। धामी जी यही तो कहने जा रहे थे। हाँ। मुझे बात खत्म करने दीजिएगा। हम ये कहना जा रहे थे कि धामी जी आपने पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा किया, अब आपका केंद्र से एक यूजीसी कानून लागू कर दिया, अब आपने स्वर्ण और दलित के बीच में झगड़ा खड़ा कर दिया। अरे मत बांटो इस देश को, एक रहने दो। समाज को अब एक गुलदस्ते में सारे फूल अच्छे लगते हैं, मत तोड़ो। यही कहने तो हम वहां जा रहे थे, हम पे लाठियां बजा दी। हम भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे माननीय राज्यपाल को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए लोकतंत्र का इतना बुरा हाल हो गया, मुकदमे हम पे, जेल हमें डाल रहे, लाठियां हमें मार रहे। भाई इससे लोकतंत्र बचेगा क्या? यदि विपक्ष रहेगा ही नहीं तो आप इस बजट का क्या करोगे? 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा उत्तराखंड की जनता के सिर पे थोप दिया। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष अगर हमारा मित्र ना होता तो अंकिता हत्याकांड के तमाम अपराधियों पर सदन में चर्चा होती, डीजीपी को कान पकड़कर वहां पर लाया जाता और पूछा जाता कि कैसे साक्ष्य मिटाने वाले बाहर हैं, कैसे विनोद आर्य बाहर है और कैसे वीआईपी अभी तक पकड़ा नहीं गया, सबको बाहर करिए नौकरी से। मगर जब सदन में बोलोगे नहीं तो भैया सारा मैच फिक्स है। ऐसे ही हाकम ने पूरी नौकरी बेच खाई, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगा। मैं पूछना चाहता हूं मित्र विपक्ष ने क्यों नहीं सदन में इन चीजों पर सवाल खड़े करे? अभी तक वो पकड़े क्यों नहीं गए जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग थे जिन्होंने हाकम के माध्यम से पैसा खाया? इसी तरीके से
उत्तराखंड के ग्रामीण विकास में जितना पैसा घोटालों की भेंट चढ़ा, अरे तुम चप्पल पहनकर आए थे अधिकारी और यहाँ 4-4, 5-5 गाड़ियों के नीचे बैठ गए हो आप। ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसकी क्यों नहीं आप जो उत्तराखंड के अंदर श्वेत पत्र लेकर की चर्चा करते हो कि जब कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि हर विभाग चोर है, हर अधिकारी बेईमान है, तो उस कैग की रिपोर्ट पर कितने अधिकारियों पर कार्रवाई करी? आप उत्तराखंड को लूटने वाले अधिकारियों को टॉप जगहों पर बैठाते हो। ये 1,11,370 करोड़ का बजट 11 महीने में ठिकाने लगा दिया जाएगा, और जो बोल रहे हैं उन पर मुकदमे लगाकर उनकी आवाज बंद किया जा रहा है। लोकतंत्र में हम पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये उसी की परिणति है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर यूकेडी को लोग इस बात से पसंद कर रहे हैं कि बुनियादी सवालों में बात कर रही है यूकेडी। मैं पूछना चाहता हूं, राजधानी गैरसैंण का कब मसला हल होगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं धामी जी, उत्तराखंड में लिविंग रिलेशन के लिए तो आपको सत्ता नहीं दी, और अगर दी है तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आप इसे चुनावी मैनिफेस्टो में लेकर आइए कि उत्तराखंड की हर बेटी का रिश्ता होने नहीं देंगे, लिविंग रिलेशन में रखवाएंगे उत्तराखंड में, और सनातन धर्म की परंपरा को खत्म करेंगे, तब तो मैं मानूं। मगर इस तरीके की नोटंकी कर राजनीतिक विश्लेषक जितने भी होते हैं उनका सरकार की जय जयकार करना एक मजबूरी होती है। अगर वाकई बजट सही है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन 5 सालों में लोग सड़कों पे क्यों हैं? बेटियां सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, उत्तराखंड के अंदर डकैती हो रही है, मुख्यमंत्री का रहते हुए यहाँ पर 7 हत्याएं हो गई 15 दिन के अंदर। क्या कर रहा है डीजीपी? लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ है? कुछ नहीं। कहने का मतलब है ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि दिल्ली से चलने वाली ये पार्टियां उत्तराखंड की छाती पर जो दाग लगा रहे हैं, उससे आज उत्तराखंड खत्म हो चुका है। सनातन संस्कृति पर जो पलीता नशा बेचकर और चंदा मंदिरों के चंदा चोर आज उत्तराखंड की सनातन संस्कृति पर पलीता लगा रहे हैं। हमारा यह मानना है बजट जरूर भारी भरकम हो सकता है, मगर इसके लुटेरे जो दिल्ली और नागपुर के बैठे हुए हैं, ये इस बजट को 365 दिन खत्म कर देंगे और उत्तराखंड का हर जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। बिल्कुल, ये देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल बजट सुनाया ही गया है, पेश ही किया गया है, लेकिन अभी इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आखिरकार इस चर्चा के जरिए क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये भी उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं राजेश्वर पैनोली जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए राजेश्वर जी, बताया जा रहा है कि बजट को पूरी तरह से इस तरीके से तैयार किया गया है कि प्रदेश का विकास हो, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो बजट का तमाम हिस्सा होता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जिन योजनाओं के अंतर्गत इन पैसों को, इन बजट को शामिल किया जाता है, वो वहां ठीक तरीके से उन पैसों का, उस बजट का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिस वजह से विकास धरातल पर नजर नहीं आ पा रहा है। आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नया बजट पेश हुआ है। देखिए, शायद माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि उनके राज्य में या उनकी सरकारों के राज्य में 1 रुपए का जो है 15 पैसे या 15 रुपए जो भी बोला था उन्होंने, वो वास्तव में पहुंचता था। तो ये उनका ये हो सकता है। और अभी एक मिनट सुन तो लीजिए, आपकी बात में मैंने कुछ भी नहीं बोला, सुन लीजिए, फिर आपकी बात में बिल्कुल जवाब दूंगा। और अभी कांग्रेस के आज की बात करें ना, आप राजीव गांधी पे जा रहे हैं, आज की बात करें ना, हम सुनेंगे आपको, सुनने के लिए तो बैठे। आज की बात भी कर रहा हूँ। उसी चरण में वो अपना बता रहे थे कि 20% उनके शायद उनके जो तथाकथित प्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में, वो शायद 20% खाते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का न तो कोई प्रतिनिधि पैसा खाता है, न कोई किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, न किसी भ्रष्टाचार से उसका कोई लेना देना है। और माननीय यूकेडी की भी प्रवक्ता का मैं बकायदे सुन रहा हूँ कि वो इमेजनरी एक बनाते हैं। उन्हें शायद मुझे लगता है कि कई जगह वो एक लाइन के साथ दूसरी लाइन क्रॉस करते रहते हैं, सेम चीजें रिपीट करते हैं। जैसे कभी किसी जमाने में हिटलर रिपीट करता था, एक ही चीज को बार बार, एक ही झूठ को बोलो 100 बार बोलो तो लगने लगता है कि सच है। तो इमेजनरी चीजों को सच बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं समझ में आता कौन सी चीज का कौन सा अधिकार क्षेत्र है, किस जगह किस चीज को प्रेजेंट करना है। तो वो उनको आएगा। अब आ जाइए बजट की बात, अब आ जाइए बजट की बात हम कर लेते हैं। बजट दिया था, एक संतुलन के साथ बजट बनाया गया है, जो समावेशी विकास के लिए, आत्मनिर्भर है, नई सोच के साथ है, तीव्र विकास के लिए है, उन्नत गांव और शहर के लिए है, लोक सहभागिता के लिए, आर्थिक शक्ति के लिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था है उसके साथ इसका पार्ट है। साथ ही साथ ये इस बजट को ज्ञान बजट भी कहा जाता है, ज्ञान बजट भी आप कहते हैं, हम लोग मानते हैं, जो गरीबों के, जो गरीब से गरीब, युवा, अन्नदाता
अन्नदाता मतलब किसान और नारी शक्ति चारों हमें क्षेत्र पता को नहीं था, आपने अच्छा चिंता किया है। बता और दिया अभी अन्नदाता कौन होता है। और तीसरी बात जो है, बड़े बड़े क्लियर कट, जैसे हमारे इकोनॉमिक के श्री बिष्ट जी ने भी बड़े क्लियर कट बताया, क्योंकि कुछ लोग को बीच में टोकने की आदत ज्यादा है, उन्हें अपने सब्जेक्ट का नहीं पता होता है, ना सब्जेक्ट में बात कर सकते हैं, ना उनके पास कोई डाटा होता है, ना कोई बैकअप होता है। राजेश्वर इसलिए जी imaginary थैंक यू, आपने बता दिया कि चीजें- अन्नदाता को किसान imaginary बोलते चीजें हैं। हम create इतने करते पढ़े रहते लिखे हैं। नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं, सीए हैं, आप इंग्लिश आप पढ़े मीडियम लिखे की वाले हैं, बात तो अब नहीं है। आपको जरूर आपका पता चलता आदत- होगा कि भाई आपकी अन्नदाता किसे आदत कहते क्या हैं। तो है आपने अन्नदाता इक्वल टू किसान आपकी किया। आदत क्या पड़ी हुई है कि आपके बीच में टोका टाकी करने, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, आप कोई चीज करना तो चाहते नहीं ना, आपका कोई आगे कोई क्या कहते हैं वो देखने का तरीका राजेश्वर है, जी ना आप आपके पास कोई पहले बैक व्यक्तिगत प्लान है, बात में ना होइएगा, आपके पास पहले कोई- जरा बजट पर जैसे चर्चा करेंगे। अगर हम इंग्लैंड की बात भी कर ले, जो जिससे हम इंग्लैंड की बात भी कर ले, वहां पर भी ना अच्छा, अब क्या आप होता लोग है कि इंग्लैंड वालों से सरकार भी के साथ परमिशन लेने लगे। हमने तो सोचा सिर्फ ट्रम्प से ही परमिशन लेते हैं आप। तो आप पता अभी नहीं इनकी किससे इंग्लैंड लेकर वालों से कहाँ परमिशन लेकर शुरू हो छोड़ो। गई है, लगता है आप कि बजट देने से पहले आप इंग्लैंड वालों से बात करेंगे, इनको इंग्लैंड वालों से परमिशन लेंगे। आप ठीक है, या ठीक तो है। आप ही बोल लो, फिर तो हम लोगों को छोड़ दो ना, फिर तो आप ही आपस में बजट में चर्चा कर लो ना, फिर तो आपको जरूरत नहीं है किसी सत्ता वाले की नहीं चर्चा नहीं, हम करने तो के लिए। पूछ रहे हैं, अब सुनना तो इंग्लैंड है वालों नहीं से आपने। भी आप परमिशन आपने लेके सुनना बात नहीं है। करेंगे। आपने जो चीजें अच्छी चीजें वो सुननी नहीं है, आप उनको गलत, हर अच्छी चीजों को गलत गलत संदर्भ में लेने की आदत पड़ी हुई है। उनके यहाँ भी विपक्ष जो होता है, वो विपक्ष एक्चुअल विपक्ष जो होता है, कार्यकारी विपक्ष काम करता है, इमेजनरी अपनी पूरी जरा सा पार्लियामेंट आरोप बनाता है, लगता है, पूरी इस्तीफा कैबिनेट दे बनाता देते है, हैं। बताता आपकी है तरह कि नहीं उसका है। बजट, अगर उसका कुर्सी बजट से होता तो चिपके क्या रहो। होता। आपके पास कोई योजना है, इस विपक्ष के पास कोई योजना है, या इसका इस जो मतलब आप विपक्ष लोग जितने भी लोग इंग्लैंड बात वालों करें, से सीख इनके के पास यहाँ कोई हिंदुस्तान योजना में है, आप लोग या शासन वो करने की कोई बता कोशिश सकते कर रहे हैं। हैं, आपके इनका पास इसके अपनी अलावा कोई और ओरिजिनलिटी बजट नहीं है। बनाने को राजेश्वर तरीका है, जी, इंग्लैंड या के उसको साथ राजेश्वर जी, बजट आप लोग आज तक भी इंग्लैंड के पिट्ठू बने हुए हैं। पता है क्या? राजेश्वर जी उत्तराखंड का आज आप लोग बजट आज पेश भी हुआ इंग्लैंड है, के पिट्ठू बने उस पर हुए हैं। चर्चा कीजिए ना, राजेश्वर कहाँ भाई, इधर उधर की आपको बातें ये कर बैठ शर्म रहे आनी चाहिए, हैं। आपको उस पर और दिन शर्म चर्चा आनी कर चाहिए। लेंगे, आज जिसका मुद्दा दिया गया उस पर आप लोग- चर्चा कीजिए। आप इंग्लैंड को उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, हमारे आपको हमारे आती हिंदुस्तान नहीं। में। ना आपको आपके आती पास नहीं, आपको हिंदुस्तान रुक के जाइए, रुक किसी जाइए, राज्य का उमा कोई जी। उदाहरण नहीं। उमा जी, रुक जाइए। बात अंग्रेजों वाली करते हैं भाई। ठीक है अन्नदाता राजेश्वर जी इक्वल बोलिए। टू किसान। राजेश्वर जी बजट पर आरोप लगने लग गए हैं, अभी तो बजट पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन बजट पेश होते ही तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सीधे इस पर आते हैं। देखिए, बजट बिल्कुल संतुलित बजट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कि संतुलित बजट है। बजट जिस ढंग से बनाया जा सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल वे है, ये भी उस ढंग से 1000 बजट करोड़ बनाया वाले गया, उसमें शामिल और उसका हैं क्या? इम्प्लीमेंटेशन भी जो बजट गया था। या तो आप इनको बुला लीजिए, तो मेरे को लगता है ना आप इनसे ही बुलवा लीजिए, शायद ये सबसे अच्छा बजट बता पाएंगे ये दिल्ली में कैसे बजट बनाते हैं और क्या हाल रहेंगे और नहीं, कितने नहीं, साल मैं कहाँ कहाँ आपने रहे हैं कहा लोग। ना कि ये शास्त्री बड़ा जी ने अच्छा बताया, बजट तो बता मेरी सकते कुछ हैं। क्यूरियोसिटी थी। इनसे बात राजेश्वर कर लीजिए, भाई। ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा ये होगा कि यही बता दे, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं। इन्हें सोचते कि बीच में टोक टोक करके इनको कहीं ना कहीं से कोई माइलेज मिल जाए, या इनका कोई परसेप्शन बन जाए, या ये लगने लग जाए कि कोई तो आप माइलेज मत दीजिएगा ना, आप इसी तरीके से माइलेज मत दीजिएगा। पूरे सत्र में भी कांग्रेस, यूकेडी, सब जगह सब जने माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। आप सत्र को बढ़ा दीजिएगा, चर्चा हो जाएगी। फिर इसी तरीके से आपको इग्नोर करना है। हम चर्चा कीजिए, आप बजट पेश कीजिए। कांग्रेस वाले पहले दिन चर्चा करने को तैयार नहीं। हाँ। यूकेडी वाले जो आउट ऑफ द सिलेबस उन चीजों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करे, खुद हमारे। अरे पैनोली जी, भाजपा के विधायकों को ऑक्सीजन नहीं है ना वहाँ। ठीक है, सुन लेने दीजिए राजेश्वर जी की बात, जरा उन्हें भी तो सुन लीजिए कि आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं वो, उनका पक्ष क्या है। राजेश्वर जी बोलिए जल्दी। आप थोड़ी देर इनको चुप करा दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि दूसरों की लय फिर वो खराब भूल कर जाते देते हैं हैं। इसके अलावा बेचारे, वो इनके पास है कुछ पढ़ नहीं। जो रहे हैं, वो इन्हें- लाइन भूल इन्हें- जाते इन्हें हैं। इन चीजों का तो इन्हें उनसे तो मतलब है राजेश्वर नहीं भाई, कि आप जो दुनिया क्या- पढ़ के ये बोल क्या रहे हैं ना, कहते थोड़ा सा याद एक कर साथ- लिया। राजेश्वर जी। पढ़ के ही बोलते हैं हम लोग आप थोड़ा सा पढ़ याद के भी बोलते कर लिया हैं। कीजिए आप उसको। अनपढ़ों के जैसे बोलते हो, यही दिक्कत है। हम लोग पढ़ के बोलते हैं, नॉलेज के साथ बोलते हैं, आप अनपढ़ों का ठीक है, आज आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। आज आपकी बारी नहीं बनती, आपने बस बजट पेश कर दिया है, अब चर्चा ये लोग करेंगे। पढ़ के बात करते हैं। बिल्कुल राजेश्वर जी, आज तो यही होगा कि बजट आपकी ओर से पेश किया गया, आपको आज सत्र में भी पूरा मौका दिया गया, अब विपक्ष अपना मौका लेने के लिए तैयार है। पहली बार ठीक मैं है, ऐसे प्रवक्ता आती को हूँ। देख रही हूँ जिसको ये नहीं पता कि बजट में है क्या, वो किताब ठीक है, में पढ़ रहे हैं। ठीक और है, उसको राकेश जी कैमरे में आपके बोल पास रहे हैं। आती हूँ, और राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी आज का विश्लेषण, बजट का विश्लेषण क्या रहा, किस तरीके से आपको लगता है कि बजट का सही इस्तेमाल हो पाया है? देखो, बजट का जब सर्वे आया था तभी मैंने कहा था कि इस बार ये चुनावी बजट आएगा, लोक लुभावन बजट आएगा। वैसा ही बजट है।
बजट की एक सबसे बड़ी खूबी क्या रही कि इस बार राजस्व सरप्लस किया गया। 2568 करोड़ का राजस्व इन्होंने सरप्लस दिखाया है कि हमारे पास राजस्व, राज्य का जो राजस्व है वो सरप्लस है 2568 करोड़ का। जो इनको डेप्रिसिएशन घाटा दिखाना था, राजकोषीय घाटा जिसे कहते हैं, वो 3% के आसपास है। वो किसी सुदृढ़ राज्य के इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छा है। राजकोषीय घाटा इस बजट में कम है, 3% के आसपास का है। जो लोक ऋण का हिसाब किताब था, मतलब जो लोन है, वो भी 32% से नीचे आया है जी। ये इस बजट में है, जबकि पिछली बार के बजट में वो ज्यादा था। इस बार 32% के आसपास आया है। तो इसको एक ऐसा ही बजट माना जाए कि ये राज्य की इकोनॉमिक अगर कही जाए तो वो मजबूत दिखाई दे रही है। अब जैसे सभी पैनलिस्ट यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा भाई सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, 1,01,000 करोड़ आया है, 1,11,000 करोड़ का बजट है। इसमें महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और सर्वे में एक बात और सामने आई थी कि प्रति व्यक्ति आय भी काफी बढ़ गई है। हाँ, ये भी 3,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की हो गई है। ये उस समय के उसमें था। अब किसकी बढ़ी है ये तो आप लोग बता सकते हो बेहतर। पैनोली जी की बड़ी होगी और भाजपा जी की बड़ी होगी। लेकिन पैनोली जी को बढ़ेगी। पैनोली जी के अगर व्यक्तिगत पे न चले तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग डिबेट कर रहे हैं पार्टी लेवल पे, तो पार्टी लेवल की बात करें, लेकिन ज्यादा अच्छा कुछ लगेगा। चीजों पे जैसे आपको भी अच्छा लगेगा, हम लोग पार्टी लेवल पे बात करें, व्यक्तिगत पे न उतरे। हाँ, अगर 15 लाख पहुंचे ना आपके अकाउंट में, अगर नहीं भाई सीए है भाई, उन्होंने रिटर्न भरी होगी अपने 15 लाख की जो आए हमारे अकाउंट में। हमारी हमें नहीं पता, लेकिन वो 4,000 करोड़ रुपए के लिए जिसके लिए वो एक सज्जन जो है आपके पार्टी प्रमुख सज्जन जो है राजेश्वर जी, केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं। आप लोगों की भरपूर वापिस से मुद्दे पर आ जाती है ना, वापिस मुद्दे पर आ जाती है। मुद्दे से भटकने की कोशिश मत कीजिए। राकेश जी से मैं जवाब ले रही हूँ। डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए, डिबेट को डिस्टर्ब नहीं करना, व्यक्तिगत नहीं होना। आज का दिन इसी तरीके से व्यतीत नहीं कर रहा है। अंदर ही अंदर रहे। आज भी वो बेल पे एक दूसरे मंत्री जी पढ़कर बोलिए, पढ़कर गलत आपने पेश कर रहे हैं, थोड़ा पढ़कर बजट की बात करें, बजट पे आपका भाषण बिल्कुल बजट पर रहेंगे। उमा जी, बजट इज द मेन टॉपिक सब्जेक्ट से बात जिस पर डिबेट हो रही है। रुक जाइए, सब्जेक्ट तो आपको आता नहीं है, पढ़ना लिखना आपने है बिल्कुल नहीं। राजेश्वर जी, व्यक्तिगत नहीं होंगे, बजट पर चर्चा हो रही है, सिर्फ बजट पर आइए। सरदार तो आपके ठीक है, राकेश जी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ पे सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने तो कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। इसके आप उठा लीजिए, आप बात कर रहे हैं पढ़े लिखे वाले जी। उत्तराखंड में बजट 3,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय पे आई है। बिल्कुल कितना है? 3,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अच्छा, ये आय है। अब उसका भी उनका अपना फार्मूला है कि जो जनसंख्या है, जो राज्य की सकल आय है, उसको डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब जैसे उत्तर प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ का इस साल का है, 9,12,000 करोड़ का। तो वहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ है, तो वहाँ आय 27,000 आती है। यहाँ जनसंख्या 1,40,00,000 है, नई जनसंख्या की रिपोर्ट आएगी तो यहाँ का उस हिसाब से है। लेकिन जो बजट में आई, महिलाओं को लेकर बात आई, और छात्रों को लेकर बात आई, युवाओं को लेकर बात आई, किसानों को लेकर बात आई। कुछ चीजों पे जैसे एक बात मुझे अखर रही है, पैनोली जी आप भी थोड़ा गौर करिएगा कि मुख्यमंत्री पलायन योजना, उसका बजट 10 करोड़। मैं बोलूंगी कई बजट पे ध्यान गया मेरा, है ना। पलायन योजना की सपोर्ट के लिए देखिए, लेकिन नहीं बिजली समझ लीजिए, पलायन योजना सपोर्ट के लिए है। स्कीम बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की योजनाएं अलग ही अलग रहेंगी। इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर हेड से ही पैसे जाते हैं। अब ये बात दोनों बातों में फर्क है। अब आप पलायन आयोग की, आप आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। जैसे हमारे सारे नेताओं ने पलायन कर लिया, पूरे उत्तराखंड को छोड़ के देहरादून में आके बस गए, और आज भी गैरसैंण जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है। कांग्रेस वाले तो गेट से ही बाहर आते हैं, भाजपा वाले अंदर अपना बजट पास कराते हैं। क्या यार नूरा कुश्ती चलती है, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करते हो यार पैनोली जी आप इन लोगों को। ठीक है, पहले से ही सेटिंग होती है कि तुम गेट पे बैठना, मैं बजट पास करा के आ जाऊंगा।
और दोनों लोग आराम से बिल्कुल देहरादून इसी विषय चलेंगे। पर आऊंगी मैं अभी। मैच फिक्सिंग को लेकर जो लगातार बात ये यहाँ मुझे पर सत्ता शांति पक्ष और प्रसाद विपक्ष का भट्ट जी खेल ने नहीं भी समझ में कही, आता। शांति ये प्रसाद भट्ट जी ने इस पूरे मुद्दे को 5 उठाया साल कि बीत मैच गया, ऑलरेडी फिक्स रहता है। पूरे 5 साल बीत गया, विपक्ष सदन में बैठा ही नहीं। एक चलाना चाहता है तो एक चलने नहीं देता, समझ नहीं आता ये है कि पहले से तय होता है बेवकूफ क्या? किसका बन पा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर मैं आऊंगी। शांति प्रसाद जी आपसे जवाब लूंगी। देखिए, मैच हम तो- फिक्सिंग हम अपनी जो आपने बात करें, वर्ड शुरू करा हम है, ये बताए मैच थे, फिक्सिंग होता क्या है हम पूरी और तरह इसके से- जरिए क्या पूरी गेम हमारी प्लान नीयत तैयार क्लियर किया गया है रहती है। बजट हम सत्र को पूरी लेकर? तरह से बजट आऊंगी, चलाना लेकिन एक चाहते हैं। कमेंट पिछले ले लेती साल हूँ का उमा भी सिसोदिया बजट जी हमने से। जब पूरा उमा बजट सिसोदिया लाया जी, था, उमा सिसोदिया जी जवाब साफ दीजिए। है। दूसरों की नियत के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनके प्रवक्ता ही हाँ, बताएंगे। आते आते जो आपके पास बताएंगे राजेश्वर आपको, जी, वही जब मैंने बता आपको सकते हैं मौका कि दिया था उनकी क्या तब नियत बोलना चाहिए था। उमा सिसोदिया जी। निशी जी, अभी मैं बजट के बारे में देख रही थी, आपकी इस पे बढ़ रही थी, तो इसमें मेरा एक ध्यान एक बजट की एक फिगर पर गया है। आपने कहा कि आपदा के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट। आपदा हमारे प्रदेश में 4 महीने, अभी मैं सोच रही थी, मैंने जैसे पुनर्वास के लिए राजेश्वर जी ने फंड बताया ना, पूरी तरह वो से कंसल्टेंसी काम के लिए आएगा। रखा गया। आपदा के पुनर्वास अरे के लिए राजेश्वर उनकी भाई, अब योजना सुन ले, की है। अब आपदा के आप लिए- सुन आप लीजिए, पढ़ सुन लीजिए। देखिए, आप बोल रही थी तब मैं भी आपको राजेश्वर जी, अब यहाँ पर बदले लिए जाएंगे क्या 25 करोड़। कि वो उनकी बारी में अरे बोले मैं तो तो मैं देख भी के उनकी पढ़ रहा बारी हूँ। में बोलूंगा। आप एक एक करके सुन लीजिए, वरना मुझे आप लोगों को ना चाहते हुए भी म्यूट करना पड़ेगा। एक एक करके चर्चा को सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये। देखिए, हंसी मजाक में समय जाहिर मत कीजिए। आपदा के लिए आपदा के लिए नहीं, आपदा के विस्थापित के लिए विस्थापन मतलब आपदा के लिए किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? आपदा के त्रिपाल खरीदने के लिए 25 करोड़ आपदा रुपए। के लिए तो बहुत अलग अलग बजट है। आपदा के लिए बहुत अलग अलग बजट है, सेंट्रल फंड आता है, स्टेट फंड आता है। मतलब हमारे प्रदेश ने अपने प्रदेश की आपदा के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपए रखे हैं। आपको पता है कि आपदा हर साल आती है, आपने आपदा के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपए। आप लोग चाहते हैं कि आपदाएं आए और उसके बाद आप कटोरा लेके सेंटर के पास जाए, वहां से 5,000 करोड़ लेकर आए और उसके बाद कभी किसी को नहीं बताएंगे कि वो 5,000 करोड़ आपने खर्च कहाँ किए। कटोरा कहाँ से आ गया? राजेश्वर जी, आपको तो लगता हम है कि अपने कटोरा प्रदेश में आपदा आती है, हमारे प्रदेश के लिए आपको राजेश्वर जी सुन लीजिए, सदन में भी कल सुनना पड़ेगा, अभी सुन लीजिए। राजेश्वर जी, सिर्फ रुक 25 जाइए, करोड़ सुने। रुपए। प्रदेश में हमारे हर साल आपदाएं आती हैं, जान माल का नुकसान होता है, लोगों के घर टूटते हैं, लोग दबे हुए हैं मलबे में। थलाली में जाकर देख लीजिए, आज तक आप लोग मलबा नहीं खोद पाए हैं क्योंकि आप लोगों के पास पैसा नहीं है जेसीबी वालों को देने के लिए। और आप कह रहे हैं हमारे पास आपदा का बजट सिर्फ 25 करोड़ रुपए। 4 घर बनते हैं सिर्फ 25 करोड़ रुपए में, सड़कें थोड़ी सी सड़क बनती है सिर्फ 25 करोड़ रुपए में। पढ़िए, आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, आप 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ में पुनर्वास हो जाएगा क्या राजेश्वर जी? पुनर्वास कर देंगे। आप खुद कह रहे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ, और 25 करोड़ में आप पुनर्वास कर रहे हैं। कौन सी योजना, कौन सा बजट की बात कर रहे हैं आप? ये वही यूजीसी वाला खेल हो गया है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। उससे पहले आपसे लूंगी शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि मैच फिक्सिंग को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, जरा बताइए। देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। डिबेट में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बीच में ये बिंदु भी निकल कर आएगा। हम क्यों कहते हैं, धामी जी को हरा के खटीमा से एक नौजवान लड़का भुवन कापड़ी चुनाव जीत के आया, उससे लोगों ने जो है संपर्क किया कि उत्तराखंड में जो है नौकरियों में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। नया नया था, लगा दिया प्रश्न विधानसभा में, सवाल खुला तो जांच शुरू हुई तो सारे कांग्रेसी फंस गए, भाजपा के भी लपेट में आ गए, विधानसभा खाली होगी, जितने भी चाचा भतीजे बेटा भरे थे। अब उस भुवन कापड़ी की ये दुर्गति कर दी, उसे विधानसभा में बोलने नहीं दे रहे। कारण क्योंकि कुंजवाल चिढ़ गए, हरीश रावत जी चिढ़ गए, किसी तूने तो कांग्रेस के खड्डे खोद दिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये मैच फिक्स है। जो उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे बात करेगा वो कांग्रेस में उसका टिकट भी कट जाता है, उसको फिर बोलने भी नहीं दिया जाता, और नेता विपक्ष का जो मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो चुनकर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे प्रश्न लगने नहीं देता। उसी का परिणाम है कि मैच फिक्स है। अब आप देखिए, इस समय पर चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, कांग्रेस मुख्य प्रमुख विपक्षी है, कांग्रेस को तो लिस्ट बनानी चाहिए थी। कितने शर्म की बात है कि विधानसभा की अध्यक्षा ने कहा है कि 5 दिन के सत्र में केवल 38 माननीयों ने सवाल करने हैं, तो इसका मतलब बाकी सब बेकार हैं, सब जगह चमन है। और अगर चमन है तो मैं आपके माध्यम से सुबह धामी जी के घर के बाहर बैठने वाला हूं कि भाई मुझे 3,60,000 रुपए दे जो मेरे हिस्से का है। अगर प्रति व्यक्ति आय 3,60,000 है तो मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया वो पैसा, कहां गया?
और मेरे गांव के 1,10,000 वोटर हैं, परिवार के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 10-15 हजार परिवार के लोग हैं। मैं उनके लिए भी पैसा मांगूंगा, लाओ मेरा 3,60,000 रुपए के हिसाब से सबका पैसा। मजाक बना रखा है क्या पहाड़ के लोगों का? 10 पर्वतीय जनपद में यह स्थिति है कि 10,000 रुपए का अगर लोन लिया हुआ तो उसमें तहसील में नाम चस्पा हुआ कि फला फला जो है 10,000 का ऋणी है, पैसे नहीं दे रहा, इसकी कुर्की कर देंगे। और यहाँ पर बैठकर देहरादून में मजाक बना रहे हो उत्तराखंड का कि 3,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए। प्रति व्यक्ति आए जिनकी बड़ी है वो भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं और इनके ठेकेदार हैं, इनके गल्लेदार पल्लेदार हैं। बाकी पहाड़ की स्थिति तो प्रति व्यक्ति कर्ज में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या 1 लाख 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज नहीं हो गया क्या उत्तराखंड में? ये नहीं बताएंगे। 3,60,000 दामी जी सुबह ही पकड़ूंगा आपको, मेरे 3,60,000 वापिस करो। कहाँ है वो? पिछले 5 साल में जितना मेरे नाम का पैसा का तुमने इधर उधर किया वो दो मुझे। मजाक बना रखा है उत्तराखंड का। ये भाजपा कांग्रेस दोनों मैच फिक्स करके चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए पता नहीं चल रहा कांग्रेस कौन सी है भाजपा कौन सी है। सारे मंत्री तो कांग्रेस के हैं वहां, तो एक दूसरे के चोरी को बचाने के लिए ये नोटंकी गैरसैंण में हो रही है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर जो है आज जो है हर जनमानस के अंदर आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल से उम्मीद लगाए हुए, हम सड़कों पे पिट भी रहे, मुकदमे भी झेल रहे, मगर हम झुक नहीं रहे। हमारे मुद्दे जिंदा हैं और आने वाला शांति प्रसाद जी कपरवाण जी से जवाब लेंगे, क्योंकि कपरवाण जी के चेहरे पर वो मुस्कान है। जैसे जैसे आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं जब रिलेट कर पाता है इंसान तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान आ जाती है। कपरवाण जी बताएंगे मैच फिक्सिंग का असली राज क्या इसी वजह से? एक तो आप समय मांग रहे हैं कि एक तरफ इमेज भी खराब ना हो कि हम समय मांगते हैं, हमें सवाल करने, हमें जवाब चाहिए कि जनता का भरोसा भी पूरी तरह से करार रहे, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं जाते ही अभी भाषण भी नहीं दिया गया, आपने पहले ही गो बैक राज्यपाल के नारे लगाने शुरू कर दिए, आप सीढ़ियों पर बैठ गए, आप विरोध जताने लग गए। कैसे चलेगा फिर सत्र? नहीं, मैं देखो निशी, मैं शांति भाई को सुन रहा था तो मेरे को ये याद आ रही थी कि क्योंकि शांति भाई की कहानी छोटा कमेंट, नंगा क्या नाय क्या निचोड़े, तो उनकी पार्टी व्यक्ति की वही स्थिति होगी। उनकी पार्टी फाइनल कमेंट ले रहे हैं, उनकी फाइनल जो कमेंट दीजिए। आती हूँ आपके पास शांति जी। उनकी जो शांति जी पार्टी ने रुक जाइए उनकी पार्टी ने कभी भी उनकी पार्टी ने विधानसभा जाना है नहीं, तो आरोप लगाना वाली पार्टी है, आरोप लगाना कोई अगर सीखे तो शांति भाई से सीख ले, कर दीजिए। शांति भाई से सीख लीजिए। तो मैं तो इसका मतलब आप कौन हो? नहीं, मैं आपकी पार्टी को कह रहा हूँ। मैं आपको आपकी जो पार्टी है, क्या है कहने की, आपकी जो पार्टी है वो पार्टी की स्थिति है। चोर बेईमान व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना कीजिए। रुक जाइए। इसका मतलब तुम राजनीतिक चोर हो। इसीलिए तो आपके ग्राम प्रधान तक नहीं बन पाता। मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी आप लोगों की। रुक जाइए, आवाज डाउन कर ली। ग्राम प्रधान तक नहीं। आती हूँ आप लोगों के पास। राजेंद्र बिष्ट जी का फाइनल कमेंट लेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी से फाइनल कमेंट ले रहे हैं, समय बहुत कम है। राजेंद्र बिष्ट जी फाइनल कमेंट तो मैं ये कहना चाहूंगा, बजट अपने आप में बहुत अच्छा है और जिस तरह से बजट को एक चीज देख कर बनाया गया बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 जगह इस बजट में संशय है। पहला संशय ये है कि जो 80,000 करोड़ का जो डेट जो है गवर्नमेंट के ऊपर है, उसका जो है हर साल करीबन 7,000 करोड़ से ऊपर का इंटरेस्ट आता है। मूलधन की बात तो छोड़ दीजिए। तो कहने की बात ये है कि आप 7,000 से ऊपर का जो है जो आपका डेट का इंटरेस्ट है वो कैसे रिपेमेंट करेगी, पहली बात ये। दूसरी बात जो है, आप जो है ये हर बार साल में जो है ये बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ये आगे आने वाले समय पे एक मिसमैच वाली प्रोग्राम में होगा। अगर 1,11,000 करोड़ का बजट है और 80,000 करोड़ का डेट है, तो डेट सर्विस में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई किसी और मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से, तो ये ठीक है राजेंद्र, ठीक है। राजेश्वर जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में बात रखिएगा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो बिजली बता रहे थे, देखिए ऋण लेना कोई गलत बात नहीं है,
ऋण लेकर के घी नहीं पीना चाहिए। ये में हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। हम ऋण लेकर के उसका डेवलपमेंट में लगाते हैं, जहां हम 10% या 7% या 8% का ब्याज देते हैं, वहां उसमें 20% की कमाई भी करते हैं और 20% के विकास पे भी ले जाते हैं। तो वो बात समझनी चाहिए, न कि आप सिर्फ ऋण पे एक पहलू देखिए, दूसरा पहलू देखिए। अगर उस ढंग से देखिएगा तो बहुत सी कंट्रियों को ठीक है राकेश मिश्रा जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। ठीक है राजेश्वर जी, राकेश जी। देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी विकास के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। हाँ। तो इस बात से मैं भी बहुत इत्तेफाक नहीं रखता कि कर्जा किसी भी चीज के लिए बहुत नुकसानदायक है, बशर्ते वो कर्जा रुके ना। ठीक है। अगर हमारे जो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो या कोई उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति किसी लोन को लेता है और उस लोन को सही समय पर सही उपयोग करता है, तो शायद ब्याज रिपेमेंट हो रहा है, इसीलिए सरप्लस बजट है। ठीक है उमा जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए, इस बजट में जो सबसे मतलब हास्यास्पद जो स्थिति है, वो बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने जेंडर आधारित बजट किया, हमने इतना दिया उतना दिया। अभी आपने स्वयं सहायता समूहों के लिए जो बजट का आपने देखा है 10 करोड़ रुपए, अभी भी ये कह देंगे कि ये भी कुछ साइड वाला बजट है, मेन बजट तो ये है। सिर्फ बातें घुमाने की बात है कि सिर्फ इन लोगों को आंकड़ों की राजनीति करनी आती है, आंकड़े बताने आते हैं, जनता के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर अपनी वाहवाही करना आता है। लेकिन जब यही बजट वाकई में जब धरातल पर उतरेगा तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और फिर मैं आपदा को लेकर कहूंगी, हमारा आपदा का टाइम शुरू होने वाला है, मई जून से हमारे यहाँ बारिशें शुरू हो जाती हैं और हजारों करोड़ का नुकसान होता है। उस समय फिर आप दिल्ली दौड़ेंगे क्योंकि आपने बजट आपदा के लिए कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, कप्रवान जी, एक छोटा सा कमेंट। देखिए, ये बजट भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र मात्र है और इस बजट में देखिए आप जिस तरह से जो है आपदा के लिए 0 है, 10 और पलायन के लिए 10 करोड़ रुपए का है। 10 करोड़ में मैं समझता हूं कि पहाड़ के जो गांव हैं उनके ताले भी नहीं खुल पाएंगे, पलायन की बात तो बहुत दूर की रही। ये चुनावी सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी का ये एक चुनावी घोषणा पत्र मात्र है। इस बजट से उत्तराखंड के लोगों को लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब 1,11,703 करोड़ रुपए का ये बजट तैयार हो चुका है। इस बजट का आज पहला दिन था, पेश हो चुका है, लेकिन चर्चा अभी बाकी है। इस पर किस तरीके से चर्चा होगी, सत्र की अवधि का क्या सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा और बजट जनता के हित तक पहुंच पाएगा, ये अपने आप में अहम विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।